नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको अपने वादे के अनुसार आपके साथ हैं। इस छठ की छुट्टी में आप गांव में मजा ले रहे होंगे और हम आपके साथ हैं आपको कुछ पढ़ाई का मजा देने के लिए। और वैसे प्रश्न जो प्रश्न ना टफ आपको लगता है ना आसान लगता है, लेकिन आपसे एग्जाम में बार बार चूंकि पूछा जा रहा है, तो ऐसे बेहतर सा क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर हम आपके साथ हैं। तो मजा लीजिए। रात के 8:30 बजे डेली आप मेरे साथ, रात के 8:30 बजे से 9 बजे डेली आप मेरे साथ मजा लीजिए। अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन देखिए, सीखिए, जानिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सके। क्योंकि छुट्टी भी मनाना है, इंजॉय भी करना है। नहीं, दीपावली छठ का और इस इंजॉय के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करना है। इसलिए रात के 8:30 बजे आप कहीं भी रहे, एक बार मोबाइल खोलकर आप मेरे साथ जरूर मेरा साथ दें। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का किसी भी तरह से इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए एकदम। तो आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों पर विश्वास है कि आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, तो अपना नाम रोशन पूरे समाज में करेंगे। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको कुछ क्वेश्चंस की दुनिया। ये देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु, ध्यान देंगे बाबू, हेलो हेलो, खुल जाता है, हेलो, चलिए ध्यान देंगे बाबू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ध्यान देंगे बाबू। ये क्वेश्चन कहा कि मान लिया जाए यह एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, यह एक वृत्ताकार पथ है। तो इस पथ पर यदि कोई वस्तु गति करता है, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, कहता है कि इस सर्कुलर पाथ पर जब कोई वस्तु गति करता है, तो इसके गति के क्रम में यदि वह वस्तु केंद्र की ओर बल लगता है, यदि इसके घूर्णन में कहता है कि यदि सेंटर की ओर अर्थात केंद्र की ओर बल लगता है, तो इस केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, जब बाहर से अंदर की ओर, जब बाहर से अंदर की ओर बल लगता है, तो इस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। यानी जब किसी वस्तु पर बाहर से अंदर की ओर बल लगता है, तो बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वह इलेक्ट्रॉन किसके वजह से घूमता है? तो वह इलेक्ट्रॉन जो है अपकेंद्रीय बल के कारण घूमता है। या फिर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह का घूमना किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। मौत के कुआं में गाड़ी चलता है किस बल के कारण? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। और इसी के अपोजिट में क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब बाहर से अंदर की ओर बल लगेगा, तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसी के बल के कारण न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है। अब क्या होता है कि जब अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, तो उसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। उसको क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त? अपकेंद्रीय बल। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट पर अपना ध्यान दीजिए, ताकि आपसे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी केंद्रीय बल का था, हो सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में अब केंद्रीय बल से पूछा जाए, तो आप आसानी से बना सकते हो कि ये अपकेंद्रीय बल क्या है। तो अपकेंद्रीय बल का मतलब हो गया जब सेंटर से बाहर की ओर, यानी जब अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, तो इस बल को क्या कहा जाएगा? अपकेंद्रीय बल। जैसे वॉशिंग मशीन में कभी आप कपड़ा साफ किए होंगे और उसके ढक्कन को खोलकर, कैप को खोलकर देखिएगा कि अंदर में जब वो रोटेट करता है, तो कपड़े को अंदर से क्या करता है? उसकी दीवार पर पट 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 मारता है। तो इससे क्या होता है कि कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है। तो उसमें अंदर से बाहर की ओर बल लगता है। तो जब अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, तो उस बल को क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ इसी बल के कारण होता है। कभी आप दूध से क्रीम को निकालते देखे होंगे,
जब दूध से क्रीम निकलता है या मथरी से आप ऐसे ऐसे करते हैं, देखिएगा बीच में गड्ढा हो जाएगा और दोनों साइड से क्या होता है, वो दूध जो है उस बर्तन की दीवार पर पटकता है, तब उसी से क्या होती है, क्रीम उसका जो है यानी उसका मक्खन अलग होता है। तो दूध से क्रीम निकालना भी किसका एग्जाम्पल होगा, अपकेंद्रीय बल का। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करना भी किसका एग्जाम्पल होगा, अपकेंद्रीय बल का, क्योंकि इसमें अंदर से बाहर की ओर बल लगता है। और अभिकेंद्रीय बल में क्या होगा कि बाहर से अंदर की ओर बल लगेगा। ये क्वेश्चन वही था, जब वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो अंदर की ओर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। पक्का ना। चलिए, कोई कंफ्यूजन मेरे दोस्त आपको, तो क्लियर हो गया, इस बल को ही क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या है, ये दोनों क्लियर हो गया। वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ करने की बात होगी, दूध से मक्खन निकालने का बात होगा, तो वहां पर अपकेंद्रीय बल का काम होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल कहता है कि आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका उपयोग होता है। देखिए, आर्द्रता मापी यंत्र का को हम लोग क्या बोलते जानते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ध्यान देंगे, जिसके द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है, तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर किसकी आर्द्रता मापती है, तो हम लोगों के इस वायुमंडल में जो जलवाष्प रहता है, हम लोगों के वायुमंडल में जो जलवाष्प की उपस्थिति रहता है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। और वायुमंडल के जलवाष्प को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। तो यहां पर क्या किया, ये हाइग्रोमीटर नहीं लिख के डायरेक्ट लिखता है कि आर्द्रता मापी यंत्र। तो क्लियर है कि आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाएगा वातावरण में या वायुमंडल में जलवाष्प को मापने के लिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वायुमंडल में या वातावरण में जो जलवाष्प की मात्रा मापता है उसी को हाइग्रोमीटर अर्थात आर्द्रता मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज, यदि वायुमंडल में घनत्व को मापा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जब घनत्व को मापा जाता है, डेंसिटी को मापा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोमीटर। इसको क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, हाइड्रोमीटर। जब वायुमंडल में डेंसिटी को मापेंगे तो हाइड्रोमीटर कहलाएगा, और जब आर्द्रता को मापेंगे तो उसको हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापेंगे तो हाइग्रोमीटर, और डेंसिटी मापेंगे अर्थात घनत्व मापेंगे तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोमीटर कहलाएगा। पक्का ना। क्लियर हो गया। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और आप सीख पा रहे हैं, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं। क्लियर ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। किस सेल के बारे में बोला, एम सेल के बारे में, अर्थात एम कक्षा के बारे में बोला कि आपका कक्षा एम जो है, इस एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे, आपने केमिस्ट्री में बोर वेरी थ्योरी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े जो नए बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़े हैं, वो हमारी ऐप है आरएस क्लासेस, जो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आरएस क्लासेस यानी राहुल सवर्णा क्लासेस, आरएस क्लासेस, और वहां पे हमारी फाउंडेशन बैच जो है, और अभी संजोग से दीपावली और छठ तक आपका ऑफर भी चल रहा है, मात्र 399 रुपया में पूरी कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरी कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिसकी फी 999 है। वो अभी मात्र छठ पूजा तक ये ऑफर है। आप लोगों के लिए तोहफा मेरे तरफ से है, दीपावली और छठ की तोहफा आपके लिए है, मात्र 399 में आप पूरी कंप्लीट कोर्स साइंस का पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक कंप्लीट कोर्स, जिसके बाद जीवन में कभी भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखा जाए। ये कॉन्सेप्ट बोरवेल योजना में क्या था, उन्होंने किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या किए, 2n² फार्मूला दिए। कौन सा फार्मूला दिए भाई, 2n² फार्मूला दिए, जहां पर n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, यानी कक्षा की संख्या के आधार पे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब ये कक्षा की संख्या होता कितना है भाई, तो कक्षा की संख्या 7 है। कौन कौन, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ये 7 आपका सेल है। के का मतलब पहला, एल का मतलब दूसरा,
एम का मतलब तीसरा, एन का मतलब चौथा, ओ का मतलब पांचवा, पी का मतलब छठा और क्यू का मतलब सातवां। अब ये पूछा किसके बारे में, एम सेल के बारे में, अर्थात तीसरा के बारे में। तो 2 into 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 18। तो क्लियर हो गया ना मेरे दोस्त कि तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18। फिर इस फार्मूला के आधार पे और इस सेल के नंबर के आधार पे किसी के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल दोगे। तो ये एम के बारे में पूछा था, अर्थात तीसरे सेल के बारे में पूछा था, तो आंसर क्या हो गया, 3×9=18। है किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, 18। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी या पूछी गई है, वो सारे तरह के सवाल आपसे जरूर बन जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको बिल्कुल अपने दिमाग में सेटअप रखिएगा कि किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जब बात करेगी तो 2n² फॉर्मूला लगा देंगे। जिस सेल के बारे में पूछेगा n की जगह उसका मान रखेंगे, आराम से बन जाएगा। क्लियर ना, चलिए आंसर क्लियर हो गया, 18 आएगा। अब देखिए अगला क्या है आपका, कि मिथाइल ऑरेंज डैश होता है, यानी मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जब ये अम्लीय प्रकृति का होता है तो अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ये लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, पीला और गुलाबी। अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी होगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए अगला है कि कोयला के किस किस्म से कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। तो कोयला का जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट है, उत्तम किस्म का कोयला। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, तो आपका एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है भाई, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है पता है, पीट कोयला। तो कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें, एंथ्रासाइड में, और कार्बन की सबसे कम मात्रा किसमें, तो पीट कोयला में। ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है, सबसे निम्न किस्म का कोयला जो है, ये सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन है, पीट कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है ये सबसे कम होता है। कार्बन की मात्रा क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन की मात्रा सबसे कम किसमें होगा, तो पीट कोयला में होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, एंथ्रासाइड में। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, एंथ्रासाइड। सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन है, तो आपका पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो बिटुमिनस कोयला को। और भूरा कोयला किसी कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को। ये सारे सवाल जो अभी हम आपको बताएं आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इन सारे पॉइंट्स को यदि आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो, यदि आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करके लिखिए, दिमाग में सेटअप कीजिए कि इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। तो क्लियर हो गया। भूरा कोयला की बात करेगा कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट को। और मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो मुलायम कोयला जो है ये कहा जाता है बिटुमिनस को। क्लियर हो गया। सबसे उत्तम किसका कोयला, लिग्नाइट। मुलायम कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला तो पीट। लेकिन क्वेश्चन में था कि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। अगले सवाल पर चले। अगला सवाल कहता है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान रहता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको समायवी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको समायवी कहा जाता है। लेकिन सर समायवी क्या होता है, तो जिसका आणविक सूत्र समान रहेगा लेकिन उसका संरचना आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे या उसका गुण देखेंगे तो आपको अलग मिलेगा। जैसे हम नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन जो है, इस नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, C4H10। इसका स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये C4H10 जो है ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लिए। अब यदि आइसोब्यूटेन की बात करते हैं, आइसोब्यूटेन का
तो आइसोब्यूटेन का भी सूत्र C4H10 ही होता है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इससे साफ भिन्न होगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। देखिए दोनों का संरचना अलग अलग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे का समायवी है, यानी अवयव समान है, एलिमेंट्स दोनों में समान है, लेकिन दोनों का संरचना क्या है, तो दोनों का संरचना अलग अलग है, तो इसको कहा जाता है समायवी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अतः इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और ये आपका आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और ये आपका आइसोब्यूटेन हो गया। तो C4H10 ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 10। इसमें कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 10। ये आइसोब्यूटेन हो गया और ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन कहा जाता है, जिसमें डिवीजन 2 बार होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये डीएनए है या एक मातृ कोशिका है, तो जब इसका डिवाइड होगा तो ये 4 भागों में बंट जाता है। एक आपका ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इस तरह से क्या होगा, ये 4 भागों में बंट जाता है, यानी एक मातृ कोशिका से ये आपका क्या हो गया, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन ही 2 बार होता है। देखिए समसूत्री विभाजन में डिवीजन 1 बार होता है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन की बात करेगा तो अर्धसूत्री विभाजन में डिवीजन 2 बार होता है। इस वजह से इसमें 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो असत्य पूछना है कि सत्य नहीं है, तो पहला देखिए कहता है कि अर्धसूत्री 2 चरणों में होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत खोजना है। अगला कहता है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुना हो जाती है, ये गलत हो गया, उसका आधा हो जाता है, तो गलत खोजना था, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी इसका आंसर गलत कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चारे वो ऑप्शन ही था, क्लियर हो गया। ये जब गलत है तो मतलब ये भी सही है और ये भी क्या है, सही है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जनन कोशिका में ही होता है। ये किसमें होता है, ये आपका जनन कोशिका में होता है। इसी से आप पुरुषों में स्पर्म का और फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। आप सुने होंगे कि जब स्पर्म ओवम मिलता है तभी जायगोट का भ्रूण का निर्माण होता है, यानी तभी किसी जीव का निर्माण होता है। वो जो आपके बॉडी में स्पर्म का निर्माण होता है या महिलाओं में ओवम का निर्माण होता है, वो स्पर्म और ओवम का निर्माण किस प्रकार के विभाजन से होता है, तो उस विभाजन को ही अर्धसूत्र विभाजन कहा जाता है। अतः जनन कोशिका की बात किया जाएगा, जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन। और बड़ी कोशिका की बात करेगा, कायिक कोशिका की बात करेगा, तब उसमें हो जाएगा समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह से मेरे दोस्त आप लोग कॉन्सेप्ट पर एकदम ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट जो समझाते हैं इसको समझिए, ताकि ये पूछे गए सवाल आपका क्लियर हो सके और आपसे एग्जाम में सवाल पूछे तो बन सके। इसलिए कभी भी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और बढ़िया से इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए। क्लियर ना? यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए देख रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्तदाता था। अरे एबी रक्त ग्रुप को जो है हमेशा सर्वदाता ही कहा जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका एबी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या करता है, ये सबको सबसे ब्लड ले सकता है। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या करता है, एबी ब्लड जो होता है ये ब्लड ले सकता है। ये सबसे क्या करता है, ब्लड लेने का काम करता है। इसके लिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और सर्वदाता किसको बोलेंगे, जो सबको ब्लड देगा। वो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है जिसमें आपको एंटीजन नहीं पाया जाता है। ध्यान देंगे बाबू, एबी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, अर्थात ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः ये सबको ब्लड दे सकता है। ये सबको क्या करता है, ब्लड देने का काम करता है, यानी ब्लड दे सकता है। और ये क्या है भाई, ये ब्लड ले सकता है। ये भी सबसे ब्लड ले सकता है और वो सबको ब्लड दे सकता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो
क्वेश्चन वही था। तो इसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, गलत हो गया। उसके बाद एंटीबॉडी का अभाव होता है, ये सही है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी एबी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीबॉडी का अभाव रहता है। और ओ की बात करेगा तो एंटीजन का अभाव होगा। अगला सवाल कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि के लिए, स्मृति के लिए और भावनाओं का केंद्र बिंदु है? ध्यान देंगे, ब्रेन का जो 3 पार्ट्स होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आपके अग्र मस्तिष्क में एक भाग सेरिबेरम होता है, एक भाग जो है सेरिब्रम होता है। ये सेरिब्रम क्या है? मेमोरी, इंटेलिजेंसी, आउट, स्पीच, एनालिसिस, प्लानिंग, ये सबको कंट्रोल करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। किस ऑप्शन में भाई? ये ऑप्शन नंबर बी में हो गया। यदि सेरिब्रम क्या है? मानव मस्तिष्क का वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंसी हो गया, थॉट हो गया, स्पीच हो गया, एनालिसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, ये सबको कंट्रोल करता कौन? सेरिब्रम करता है। क्लियर हो गया? और ये आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है सेरिबेलम। क्या होता है भाई? सेरिबेलम होता है। तो कहेंगे सर ये सेरिबेलम क्या करता है? तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन करता है। यानी शरीर के नियंत्रण की बात होगी कि शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का नियंत्रण जो है ये सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। और यदि मेमोरी की बात होगा, मेमोरी की बात होगा या थॉट का बात होगा, स्पीच का बात होगा, प्लानिंग का बात होगा, तो ये सब कौन करेगा? सेरिब्रम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? अगला सवाल कहता है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो ध्यान देंगे, लड़की और लड़का, इस दोनों के गुणसूत्र में थोड़ा अंतर होगा। ये लड़की की बात करते हैं और ये लड़का की बात करते हैं। तो लड़की और लड़का जो है इस दोनों के गुणसूत्र में थोड़ा अंतर होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी क्रोमोसोम जबकि दोनों में सेम होता है, इसमें भी 44 होगा और इसमें भी 44 होगा, लेकिन लड़की का सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा, एक्स और एक्स, और लड़का का सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होगा, एक्स और वाई। तो ध्यान देंगे, ये पूछा था आपसे बालिका के बारे में, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स, ये आंसर हो जाएगा। यदि लड़की की बात करेगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये हो जाएगा। तो लड़का का बात करेगा 44 प्लस एक्स वाई, लड़की की बात करेगा 44 प्लस एक्स एक्स। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा इसी तक, यही तक, फिर इसी तरह मिलते रहिए। आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं, आपकी भी सेवा दे सकूं और आपके दोस्तों का भी सेवा दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।